जी नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेंद्र यादव लालटेन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम MPPSC 2026 को टारगेट करके MP पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपना टॉपिक है उच्च न्यायालय। कौन सा? उच्च न्यायालय टॉपिक है अपना, उच्च न्यायालय, जिसमें ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन जल्दी जल्दी इसको पढ़ के फैक्चुअल पढ़ेंगे। और जो आते हैं वो आर्टिकल से आते हैं अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि लगभग कौन क्या है वर्तमान में, और पहले कौन था और महिला कौन थी पहले, ठीक है, इसका आएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ेंगे पी वाई क्यू के द्वारा इसको पढ़ेंगे। पहले PYQ देख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। जैसे पहले है राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ है। ये MP कांस्टेबल पूछा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्थानांतरण या ट्रांसफर किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये है 222, ये PSC में पूछा गया है। और एक कहाँ पे है? जबलपुर। राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पे है? जबलपुर। निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश रहा है? इसमें 2 3 4 चार ऑप्शन देते हैं, 3 दे देते हैं, एक नहीं देते हैं। तो नहीं में ही बन सकता है, हाँ में ही बन सकता है, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? ये अपनी MPSI में पूछा गया है। इंदौर, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर ग्वालियर 2 जगह हैं। और अनुच्छेद 234 का में क्या वर्णित है? मतलब इसमें ये वर्णित है कि ये मूल संविधान में नहीं था ये अनुच्छेद, तो इसमें वर्णित है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपन को याचिका लगाना है तो इसके तहत जब तक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, मतलब अपनी वो क्या बोलते हैं, अपनी अनुमोदन सीट नहीं लगाएगा जब तक इसमें याचिका नहीं लगी। वो भी क्या, विधि से संबंधित प्रश्न होने चाहिए कि इसमें विधि से है, राजस्व से हो, उसमें लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये 2017 पटवारी, 2017 MP पुलिस में पूछा था, ठीक है। हिदायतुल्लाह थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये नवंबर 1956, जब अपने मध्य प्रदेश बना, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? जी करंट का टॉपिक है, ठीक है ना। इसको देखिए, किसने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को शपथ दिलाई? ये भी अपन आगे देखने वाले हैं। मोहम्मद रफीक करके हैं कोई, वो हैं। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन नहीं है? सरोजनी सक्सेना है इसका आंसर। जी कब पूछा? पटवारी। ये अपन ने PYQ देख लिए, ठीक है। ये इसमें ऊपर ऊपर ज्यादा ही आते हैं, तो इसमें अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे थोड़ा। इसका वर्णन देखो, उच्च न्यायालय कहाँ है? भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 तक है। और अधीनस्थ, इसके आगे क्या है? राज्यों में क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इनका वर्णन कहाँ? 233 से 237 तक के मध्य है, ठीक है। अब अपन इनके अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद इसके इंपोर्टेंट हैं क्योंकि PSC ने पूछ लिए हैं और अदर एग्जाम भी पूछ रहे हैं। तो इसमें 214 अनुच्छेद, 214 अनुच्छेद में क्या है कि उच्च न्यायालय की स्थापना है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इस कब कहाँ कहा गया है? 214। 215 में क्या है? उच्च न्यायालय के अधिकार, उच्च न्यायालय को अवमानना की सजा देने की शक्ति है। भाई अवमानना होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पे वर्णित है? 129 अनुच्छेद में। अवमानना क्या होती है कि जैसे मान लो, सीधी बात यह है कि तुम उसकी बात नहीं मानते हो, अवमानना का मतलब यह है। और दूसरा, 2 प्रकार की होती है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल, ठीक है। सिविल में क्या होता है कि उसकी कोई आदेश है, डिक्री है, नियम है, जो भी बना है, उसकी अवहेलना करना, उसको ना मानना, वो सिविल में आएगा। किसके? अवमानना, क्योंकि हाई कोर्ट की अवमानना अगर कोई करेगा सिविल वाली, तो उसमें आदेश, डिक्री और नियम को वो हो जाएगा, ठीक है। आगे क्रिमिनल में क्या हो जाएगा कि जैसे बुराई करता है, अनुचित बुराई करता है, मतलब जो वास्तविक बुराई है वो कर सकते हैं, लेकिन अनुचित बुराई है, बदनाम करने वाली बुराई है इसमें, तो आपराधिक श्रेणी में आ जाएगी। उसमें क्या सजा का प्रावधान है? 6 माह तक की सजा हो सकती है और 2,000 रुपये क्या होगा? 2,000 रुपये जुर्माना लग सकता है, या दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। ये इसमें है।
कोई सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल करके कोई वकील है, उन पे लगा था। वो जुर्माना क्या लगाया था? 1 रुपये का। 1 रुपये का लगाया था। इसका मकसद ये नहीं है कि इनको दंड देना, इसका मकसद है कि नहीं, वास्तविक रूप से तुम आलोचना कर सकते हो लेकिन अनुचित रूप से नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे 216 उच्च न्यायालय की संरचना। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। एमपी में अधिकतर कितने हो सकते हैं? एमपी में हो सकते हैं, एमपी में हो सकते हैं अधिकतम 53। एमपी में कितने हो सकते हैं? 53। और इसमें क्या है संरचना में? भाई संरचना में मुख्य न्यायाधीश जो सदस्य मतलब न्यायाधीश है ना, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? वो निर्धारण करेगा अपना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। आगे 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति व सेवा शर्तें। नियुक्त कौन करता है इनको? नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। और एक पॉइंट और आएगा इसमें कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, वो कैसे नियुक्त करेगा, उसकी प्रक्रिया भी इसी में है। इसमें है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ना अपना सुप्रीम कोर्ट, उसका सीजीआई और अन्य 2 न्यायाधीश और राज्य का राज्यपाल, इनके मतलब परामर्श लेगा तो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा। ठीक है। सेवा शर्तें, ये वेतन भत्ते वगैरह होते हैं उसके हिसाब उस वो इसमें वर्णित हैं। और सेवानिवृत्ति आयु कितनी? 65 वर्ष। वो त्यागपत्र दे सकते हैं पहले किसको? राज्यपाल को। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू होंगे 218 अनुच्छेद में है। आगे बढ़ते हैं तो किस में है? 218 अनुच्छेद में है। तो सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 142 के तहत नियम बनाता है वो हाई कोर्ट पे भी लागू होंगे। आगे 219 अनुच्छेद है कि पद की शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। देखो इसमें पहला इंपोर्टेंट 214, 215, 216, 217 और 219, अभी ये 4 आए हैं। ठीक है। पद की शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ये इंपोर्टेंट है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 220 प्रैक्टिस पर प्रतिबंध रहते हैं, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 221 वेतन और भत्ते इसमें है। वेतन संसद द्वारा निर्धारित और घटाया नहीं जा सकता। मतलब एक बार अगर 2000 है, 2000 से +1 हो गया तो माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं होगा मतलब एक तुम बढ़ा तो सकते हो लेकिन इसको कम नहीं कर सकते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 222 एक क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी पीवाईक्यू अपन देख रहे थे तो एमपीपीएससी में पूछा है, जी ट्रांसफर का पूछा है कि ट्रांसफर क्या है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो किस में वर्णित है? 222 में वर्णित है। ये वर्णन दिया, ये पूछा था अनुच्छेद कौन से में वर्णित है? ट्रांसफर। ठीक है। अब ट्रांसफर अगर करेगा ना तो राष्ट्रपति करेगा और इसमें एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है? इसमें देखो एक शर्त होती है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा, वो अपने अलावा 5 अन्य न्यायाधीशों से, सॉरी 5 नहीं 4 अन्य न्यायाधीशों से मतलब जजों से परामर्श लेकर अपनी राय किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, फिर ये ट्रांसफर होंगे। ठीक है। ट्रांसफर करता है राष्ट्रपति और सलाह कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश, भाई इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। और ये इंपोर्टेंट क्यों है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में 124 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था है जो केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसी तरीके से अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश, अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश, इसकी व्यवस्था कहाँ पे? हाई कोर्ट में, जो केवल हाई कोर्ट में ही होगी। इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ये 224 में वर्णित है। कहाँ पे? 224 में वर्णित है। और इसमें नियुक्त कौन होते हैं? कितने टाइम के लिए नियुक्त होगा? ये लगभग 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और इसको नियुक्त कौन करेगा?
ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं है, सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के अनुमति से मुख्य न्यायाधीश करेगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, मुख्य न्यायाधीश करेगा। मतलब आज राष्ट्रपति से अनुमोदन वो लेगा कि मैं नियुक्ति कर रहा हूं, तो मुख्य न्यायाधीश उसकी नियुक्ति कर देता है फिर बाद में, ठीक है। कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। अतिरिक्त तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। कौन? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनमें से करेगा, और किसके अनुमोदन से? पहले राष्ट्रपति के अनुमोदन से करेगा, ठीक। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। इसमें वेतन भत्ते वही मिलेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं, अधिकारी वही मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो मना भी कर सकता है। 224A अनुच्छेद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त किया जा सकता है, मतलब इसी में जोड़ा गया है। तो ये कब था? 15वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 15वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 225 में क्या है? उच्च न्यायालय के अधिकार था। तो उच्च न्यायालय का अधिकार क्या है? जैसे एक राज्य में होगा और अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकार करेगा, उन पे अपना नियंत्रण निर्देशन करेगा, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अधिकार क्षेत्र क्या होगा? संपूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य या संसद निर्धारित करती है। संसद क्या करेगी? निर्धारित करेगी। इसमें क्या करेगी? संसद निर्धारित करेगी, ठीक है। आगे अनुच्छेद 226, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिट जारी करने की शक्ति। देखो मौलिक अधिकार, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती हैं, जिसमें रिटों के नाम है हैबियस कार्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। इनमें एक माइनर डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा कोई और भी, जैसे कोई प्रकरण या वाद विवाद आता है ना, तो उसके लिए भी ये लागू, मतलब जारी कर सकता है। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली दिखता है अपन को, ठीक है। अनुच्छेद 227, नहीं ये पूरा नहीं, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है। अनुच्छेद 228, मामलों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है, अपने पास बुला लेगा। अनुच्छेद 229, उच्च न्यायालय का प्रशासन, कैसा क्या प्रशासन होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश कर्मचारियों की नियुक्ति करता है इसमें। 230 ये इंपोर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकार संसद, मतलब इसका क्षेत्र, बात यह है कि संसद चाहे तो राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्र विस्तार कर केंद्र के लिए भी उच्च न्यायालय की निर्माण कर सकती है। जैसे कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना इसके तहत की गई 1969 में, ठीक है। 230 अनुच्छेद के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, ठीक है। आगे 231, इसमें संयुक्त उच्च न्यायालय, मतलब एक राज्य, एक यूटी और एक से अधिक राज्य होंगे, उनके लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं, और ये कौन करेगी? संसद करेगी। जैसे कि कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार जैसे गुवाहाटी का है, गुवाहाटी में मतलब आसपास के कुछ राज्य हैं उनका है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जैसे यहाँ पे, ठीक है। जी अपने अनुच्छेद कंप्लीट हुए, इसमें से अनुच्छेद पहला इंपोर्टेंट देख लेते हैं अपन एक बार और। 231, 230, 226, 224, 223, 222, 214, 215, 216, 217, 219, ठीक है। ये अपने आईएमपी अनुच्छेद है। अब अपन आते हैं मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बेसिक इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश बनने से पहले उच्च न्यायालय कहाँ बना था? नागपुर में बना था। और उच्च न्यायालय कब बना था? 2 जनवरी 1936 को, क्योंकि जब अपना एमपी नहीं बना था, 1 नवंबर से पहले अपना मुख्यालय मतलब या हाईकोर्ट कहाँ पे था? नागपुर में था, ठीक है। आगे इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गिलबर्ट स्टोन, मतलब जो नागपुर था ना उसके, जबकि प्रथम भारतीय मुख्य
न्यायाधीश श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया, PYQ है, मतलब इसमें रंगीन खींच देता हूँ, PYQ है, PYQ कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आगे नवंबर 1956, 1 नवंबर, क्या 1 नवंबर 1956 को आदेश द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बना तथा जबलपुर इसका मुख्यालय बनाया गया। जबलपुर मुख्यालय, ये पूछ लिया तो ये तो देखो सिंपल है, जैसे कोई पूछे कि MPPSC का मुख्यालय कहाँ पे, इंदौर, तो ये सही हो जाएगा। अगर इसी तरीके से है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, क्योंकि आजकल कोर्ट केस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो पढ़ते रहते हैं आए दिन कि हाँ मुख्यालय यहाँ पे, इस यहाँ पे बहस हुई, यहाँ पे बहस हुई। ठीक है, इंदौर ग्वालियर 2 अस्थायी खंडपीठ थी। कब बनी थी अस्थायी खंडपीठ? 1 नवंबर 1956 को। 1968 में दोनों खंडपीठ स्थायी हुई। स्थायी कब हुई थी? स्थायी हुई थी नवंबर 1956 को स्थायी हुई थी। ठीक है, सॉरी 1968 को स्थायी हुई थी। 1968 को क्या हुई थी? स्थायी हुई थी। ठीक है, हाँ। अब उच्च न्यायालय भवन था, उसका निर्माण किसने करवाया? राजा गोकुलदास ने करवाया। किसने? राजा गोकुलदास ने करवाया, राजा गोकुलदास। और इसके आर्किटेक्चर कौन थे? हेनरी इरविन थे। ठीक है, और जजों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी थी? 53। जी अपन पहले भूल चुके हैं। सर्किल ब्रांच का निर्माण कहाँ किया गया है? भोपाल में, जिसका निर्माण हो चुका है अब। अब आगे और पढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 1 के तहत जबलपुर में बनाया गया। उच्च न्यायालय का निर्माण कहाँ पे हुआ? जबलपुर में हुआ। और कौन सी धारा के तहत हुआ? 49 सब क्लॉज 1 के तहत हुआ है। ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं हिदायतुल्लाह जी कि ये पहले न्यायाधीश हैं कि जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं जो कार्यवाहक रूप में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। IMP है, PYQ भी है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश PV दीक्षित लोकायुक्त रह चुके हैं, सर्वाधिक समय तक ये रहे हैं, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश GC सोहानी रहे हैं, 2 दिन तक रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? JS वर्मा। JS वर्मा क्या है कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। JS वर्मा सुप्रीम कोर्ट में ही मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और यहाँ पे भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट इसलिए कि MP में जब जन्मे हैं, सतना में। एक MP में जैसे सतना में कौन जन्मे? निरंजन नाथ बांचू, मतलब राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन जन्मे हैं? गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे भारत के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी। अब देखो ये है ना, रमेश चंद्र लाहौटी MP में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो इसको ये मत कहना कि MP में न्यायाधीश रहे। MP में न्यायाधीश नहीं रहे हैं जी, भारत में ही न्यायाधीश रहे हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, ये गुना में जन्मे हुए हैं। माय ओवन वॉसवेल, माय ओवन वॉसवेल नामक आत्मकथा मोहम्मद हिदायतुल्लाह की है। देखो हिदायतुल्लाह इंपोर्टेंट इसलिए हैं कि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं और ये पहले हैं, वे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं JS वर्मा। आवाज JS वर्मा। देखो कुछ न्यायालय हैं इसमें अलग से जिनमें ये इसलिए बनाए गए हैं जी कि जो लंबित मामले हैं ना उनकी कार्रवाई जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, कार्रवाई होकर सॉल्व हो सके वो। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि शीघ्र निदान करने वाले कोर्ट, नाम से क्लियर हो रहा है कि लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की अवधारणा अपनाई गई है। MP में 85 हैं, इनकी शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को हुई है। IMP फैक्ट डाल लेना, क्योंकि उच्च न्यायालय से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। राष्ट्रीय विधि अकेडमी, ये कहाँ पे है? भोपाल में है। कब स्थापना हुई? सितंबर 2002 को हुई है। पारिवारिक न्यायालय कहाँ पे होता है? संभागीय स्तर पर होता है। किस एक्ट के तहत हुआ है? 1935 के एक्ट के तहत हुआ है।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि परिवार गांव में होते हैं तो पंचायत स्तर पे होगा, नहीं, ये संभाग स्तर पे होता है। ठीक है, आगे श्रम न्यायालय है जो औद्योगिक एक्ट 1960 के तहत 25 लेबर कोर्ट स्थापित है एमपी में। ठीक है, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय में दो हैं, एक भारत सरकार का एक्ट है 2009 का, उसके तहत बैरसिया भोपाल में स्थापित हुआ है पहला मध्य प्रदेश का, और दूसरा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए थे 2001 में, तो उसके तहत झातला नीमच में स्थापित हुआ है। कौन? झातला नीमच, झातला नीमच में स्थापित हुआ है। इसको एक अच्छी जगह लिख देता हूँ यहाँ करके, झातला नीमच। अगर उसमें क्वेश्चन आता है कि एमपी का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है, और उसमें कुछ नहीं दिया, 2009 भी नहीं दिया और न 2001 दिया, तो आपको क्या करना है, झातला नीमच लगाना है। और अगर वो पूछे कि 2009 एक्ट के तहत भारत सरकार के तहत उसमें कहाँ स्थापित हुआ है, तो 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया जिला भोपाल में हुआ है। कहाँ पे? बैरसिया जिला भोपाल, बैरसिया जिला भोपाल 2 अक्टूबर 2009 में स्थापित हुआ। और इसकी क्षमता होती है, जो अधिकार क्षेत्र होता है, ये कहाँ कहाँ कितने मतलब सजा सुनाने वाले अपराधों को सुन सकता है। जैसे 20,000 तक के राजस्व न्यायालय, मतलब राजस्व जो मामले होंगे उनको सुन सकता है, और 2 वर्ष की सजा दे सके वो फौजदारी मामलों को सुन सकता है। और इनकी अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, नोट इसमें देखो, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में है। ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, मुख्य न्यायाधीशों के नाम है। इनमें अपन केवल इतना देखना है कौन है कौन नहीं है, बस, इससे ज्यादा अपन कोई ना समझने की कोशिश करना है। बस एक बार सरसरी नजर से देख लेना। श्री एम हिदायतुल्लाह पहले हैं, PB दीक्षित, विश्वदत्त सयाल, PK तारे, ये नाम है JS वर्मा, मानवाधिकार आयोग के हैं, MP में जन्मे, GC स्वानी जी का है सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इनका, UCS के URL भट्ट, श्री के मातुल भवानी सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यवाहक रहे कौन? राजीव गुप्ता। RV रविंद्रन कौन रहे? न्यायाधीश रहे। सुनील हरकोली कार्यवाहक रहे। अब जैसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सा है, न्यायमूर्ति अजय मणिक खानविलकर। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि 2023 के पेपर में इनको पूछ लिया गया है। तो वे कैसे पूछा था कि ये अभी केंद्रीय सांख्यिकी आयोग है ना, उसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, मतलब बने थे उस टाइम पे अध्यक्ष बने थे, और अभी भी शायद हैं अध्यक्ष। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि MP संबंधित है, MP के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और MP की परीक्षा है, और सांख्यिकी आयोग करंट में थे वो, तो इसलिए पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे जस्टिस हेमंत गुप्ता, SK सेठ, अजय कुमार मित्तल, मोहम्मद रफीक, रवि मलिमित। अब मैं बोल रहा था ना कि मंगू भाई पटेल को शपथ दिलाई थी, तो वो इन्होंने दिलाई थी। किसने? मोहम्मद रफीक ने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो राज्यपाल वाला अपना टॉपिक है, उसकी उसमें स्लाइड में डाल दिया है वो क्वेश्चन। जस्टिस सीलू नागू कार्यवाहक थे। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। ये देखो, संजीव सचदेवा ने कब ली शपथ? 17 जुलाई 2025 को इसने शपथ ली है। तो आजकल एक ट्रेंड ये चल रहा है ना कि कब ली शपथ, डेट दे देता है, तो इसकी डेट याद रख लो, वर्तमान में है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अन्य राज्यों के न्यायाधीश रहे, सॉरी पीछे रह गया, हाँ यहाँ पे है वो। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे, जैसे हिदायतुल्लाह याद हो जाएंगे, JS वर्मा याद हो जाएंगे, शरद अरविंद बोबड़े ये भी हो जाएंगे। SC में न्यायाधीश रहे AP सेन जी, L ओझा, ND ओझा, AK माथुर, RV रविंद्रन ये हैं। तो इनमें क्वेश्चन पूछा था जी, खानविलकर जी यहाँ पे 2 SC में मतलब न्यायाधीश भी रहे। इनमें क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि निम्न में से कौन, MPPSC 2020 में, कि निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं रहा? तो उसमें से 3 इनमें से थे, और
एक अलग था, उन वो एक अलग कौन थे? एल के झा थे वो, एल के झा थे वो, ठीक है। आगे, और कार्यवाहक न्यायाधीश जी जी सोहानी, जी सी सोहानी, ये सबसे कम समय तक भी रहे हैं और पहले कार्यवाहक रहे हैं, ठीक है ना। और एस के सेठ, राजीव गुप्ता, संजय यादव, सुशील हरकोली, जस्टिस सीलू नागू, ठीक है, ये हैं। इनको एक बार देख लेना आप। क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से बनेंगे, अगर डीप में बना तो नहीं, ये वन लाइनर फैक्ट है, उससे काम बन जाएगा अपना। ये भी पढ़ लिया अपन ने। अन्य राज्यों के न्यायाधीश रहे, देखो इसमें एस के झा, वो अदर ऑप्शन मैंने बोला था ना, वो एस के झा थे। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भवानी सिंह 3 राज्यों के रह चुके हैं, ठीक है। ये एक बार देख लेना, इसमें इसमें कंपलसरी नहीं है कि पढ़े अपन, लेकिन एक नजर से देख लेना, कभी पूछ लिया तो बन जाएगा क्वेश्चन अपना। आगे महाधिवक्ता, देखो महाधिवक्ता अभी आजकल इम्पोर्टेंट चल रहे हैं, इनको तुम आए दिन सुनोगे। अब इनको तुम कब सुनोगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है, हाई कोर्ट की सुनवाई होती है, और विशेषकर ओबीसी केस में, तो अपने जो वर्तमान अभी महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा सुनोगे ट्विटर पे। आप अगर खोलोगे ना, कमेंट कर, मतलब ट्विटर चलाते होगे ना, तो ओबीसी वेलफेयर कमेटी, या जैसे न्यू न्यू संगठन है, या फिर एमपी सरकार का जो जनसंपर्क विभाग है, उस पर डलते रहते हैं इन पे, इनको बहुत सुनेंगे अपन। राज्य का पहला विधि अधिकारी, ये क्या होता है महाधिवक्ता? कि ये राज्य में जो कानूनी सलाह होती है ना, उसके राज्य सरकार को देगा, और जो कानून के द्वारा बचेंगे, या कानून मतलब कानून को समझाने का, या कानून का विवरण, या सरकार की तरफ से केस लड़ने का काम कौन करता है? महाधिवक्ता करता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा, अपने मन से नहीं करेगा, ठीक है। कार्यकाल निश्चित नहीं है, बस राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। देखो इसमें एक चीज ये होती है कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। समानता इसमें अधिकतर क्या होता है कि जब सरकार चेंज होगी तो ये अपने आप मतलब हट जाता है, दूसरा आ जाता है यहाँ पे। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, इसमें यही क्वेश्चन था कि अगर सरकार चेंज हुई तो क्या ये हट जाएगा? तो वो हट जाता है, ठीक है। शपथ और त्याग पत्र कौन दिलवाता है? राज्यपाल। और योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? जो अपन ने पढ़ी नहीं, यहाँ पे पढ़ ली थी। पहला, नागरिक, एक कॉमन फैक्टर हर किस में नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसने न्यायिक संस्था या अकेडमी हुए, उसमें 10 वर्ष तक, 10 वर्ष का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 वर्ष तक काम किया हो। और तीसरा नंबर कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, कितने टाइम तक? अधिवक्ता रहा हो 10 वर्ष तक। कितने टाइम तक? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये इसकी योग्यताएं हुई। अब इसके पट वेतन ही पद वेतन है, ये पद वेतन जो हो जाएगा पद वेतन। पद वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। एक बार बढ़ाने के बाद फिर कम नहीं होते। और इसमें एक इनके अधिकार होते हैं कि महाधिवक्ता विधानसभा में भाग लेता है, बहस में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन इसको मतदान करने का अधिकार नहीं रहता है, ठीक है। आगे शक्तियां, राज्य सरकार को विधिक मामले में सलाह देता है, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, मतलब ये ऑल इन वन है, कहाँ पे? राज्य में, कहीं पे भी सुनवाई कर सकता है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसमें एक इंपोर्टेंट क्या आती है बात? प्रथम एम लोहानी महाधिवक्ता थे, ठीक है। कौन थे? एम लोहानी। एक सेकंड रुकना।
सॉरी, इसको हटाना। प्रथम कौन थे? एम अधिकारी। एम अधिकारी थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह, देखो प्रशांत सिंह बहुत चर्चा में है, अब की बार अधिक से अधिक चर्चा में है, तो इनको तुम याद कर लेना। वर्तमान में कौन है, ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, और इन्हीं की देन है कि अभी जो एमपीपीएस की कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही, जो 13% रिजल्ट होल्ड हो रहे हैं, ये 87% और 13% का फार्मूला। इस पे अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस पर बहुत कड़ी बहस हुई है, और इसमें बस एक ही जवाब आता है शासन प्रशासन का कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अपन बोलें कि न्यायपालिका के आदेश के अधीन है। मतलब जब तक ओबीसी केस सॉल्व नहीं हुआ जब तक ये फार्मूला चलेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आज चर्चा में चलते रहते हैं, आरोप प्रतिरोप लगते रहते हैं आरोप इन पे, ठीक है। अब भगवान जाने क्या है। चलो, ये अपनी क्लास खत्म हुई, ठीक है ना। आशा करता हूँ अच्छा लगा हुआ, ठीक है। और कुछ जैसे अगर समझ नहीं आ रहा हो या कुछ अदर बात हो तो वो कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू।